हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। बच्चे तो आज हम देखेंगे कि क्लास 6 का हमने जो पॉलिटी शुरू किया है उसका चैप्टर 2 आज देखेंगे। इसका समरी मैंने ऑलरेडी पहले से डाल दिया है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये आज बुक पढ़ेंगे, ठीक है। बुक से समझेंगे कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप से आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, ठीक है। तो देख पहले तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया ग्रामीण जीवन को। यहाँ पे एक किसान खेत में हल चलाता दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर से खेती हो रही है, यहाँ पे सिंचाई हो रही है, यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोहार अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा ही है जो कुछ लकड़ी का काम कर रहा है, यहाँ पे ये रुई वाले हैं जो रुई का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न चित्रों के माध्यम से बुक में समझाया गया है। यहाँ पे मुर्गी पालन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक दुकान है, चाय नाश्ते की दुकान। तो वो देखिए, आगे देखते हैं। अपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना, मतलब वो जो चित्र में दिखाया गया उसके बारे में बोल रहा है। भारत गाँव का देश है, मतलब भारत जो है उसमें ज़्यादातर गाँव है, शहरी क्षेत्र कम है। हमने सुना है कि सुना ही है कि भारत जो है, भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। तो यहाँ पे गांव ज़्यादा है, शहर बहुत, मतलब गांव के हिसाब से शहर कम है, ठीक है। यहाँ पे लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं। यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्य में भिन्नता पाई जाती है। मतलब लोग जो है वो अलग अलग तरह, सभी लोग अलग तरह के कार्य करते हैं, सब एक तरह का कार्य नहीं करते, ठीक है। सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर हैं या नहीं। मतलब लोग जो जीवन यापन करते हैं उनको समान अवसर मिलता है या नहीं मिलता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती है या कितनी अलग हैं, ठीक है। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीज़ों बनाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे एक दुकान है, उसके बगल में एक घर में ही अपना लोहे का सामान बनाकर और उसे बेचते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उनके नज़दीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गांव के कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव के कुछ परिवार धोबी का कार्य करते हैं, लोगों का कपड़े धोकर और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे एक शब्द है आजीविका। इसका क्या मतलब है? आजीविका का मतलब है जीवन यापन के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उसे ही आजीविका कहते हैं। यानी कि जीविकोपार्जन का साधन जो है वो आजीविका कहलाता है। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसकी आजीविका क्या है? डॉक्टरी करना, ठीक है। इंजीनियरिंग करना, ये सब उसकी आजीविका है जीवन यापन करने के लिए। जैसे पैसे कमाने का जो साधन है ना, पैसे कमाने के लिए जो भी व्यवसाय करते हैं वही आजीविका होती है, ठीक है। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब गांव में ज़्यादातर परिवार हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। कृषि कार्य करते हैं, फसल उगाते हैं और उसको शहर में बेचते हैं, या अपने घर में भी उस फसल को स्टोर करके अपने घर में भी उसका उपयोग करते हैं और जो बचता है उसे शहर में बेचकर उससे पैसे कमाते हैं, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बागीचे भी हैं। तो कुछ लोग के पास फलों के बागीचे भी हैं और उसको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। बागवानी जैसे हो गया सब्जी की खेती, जो लोग करते हैं वो उस खेती को बागवानी कहते हैं, ठीक है। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सुअर भी पालते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं।
ऐसे गांव में आप जाइएगा तो वहाँ पे घर में अगर बच्चे हैं तो उसके लिए दूध की आवश्यकता होती है, तो लोग ज़्यादातर गांव में पशुओं को भी पालते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, तो उनका दूध वो अपने उपयोग में भी लाते हैं, और जो बचता है उसे शहर मतलब गांव के बाजार में बेच देते हैं, कोई सरकारी जो वहाँ पे सहकारी संस्था है उसमें बेच देते हैं। ठीक है, आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखते हैं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, खेती, किसान और मजदूर। ललन एक मध्यम किसान है। मैंने कल के वीडियो में बताया कि मध्यम किसान, लघु किसान और सीमांत किसान, बड़े किसान क्या होते हैं। ठीक है, मध्यम किसान होने के लिए कितने भूमि की आवश्यकता है? मध्यम किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन होती है वो मध्यम किसान के कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, तो ललन जो है वो एक मध्यम किसान है। हम दिन में सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी भाग है। राजपुर भी मैदानी है और सुकुलपुरा भी मैदानी भाग। मैदानी मतलब यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ के गांव में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब सुकुलपुरा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसल को भी देख रहे थे। गेहूं के साथ ही अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। मतलब उन्होंने गेहूं लगाया था और गेहूं के साथ भी अन्य फसल लगाए थे, वो देखने में सुंदर लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। इस बार इनका फसल के लिए खाद और बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था और वर्षा और नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। मतलब इन्होंने खेती करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जो भारत सरकार द्वारा किसान के लिए प्रोवाइड किया जाता है खेती करने के लिए। ठीक है, दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हुई है। ठीक है, ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। वह साल में 2 फसल उपजाता है। बरसात के समय में धान व ठंड में गेहूं, चने व दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफ़ी बढ़ गई है। ललन, उनकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पीने के बाद पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? हमने कहा आपसे मिलने आए थे, आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई पूरी नहीं हुई है। कटनी के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दवनी करनी पड़ेगी। मजदूर की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है। मतलब ये फसल को तुरंत ही बेच देंगे क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, बुआई, निराई, गुराई के समय ललन जैसे मध्यम किसान को मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु कटाई के समय कुछ मजदूरों की मदद लेता है। कटाई करने के लिए इनको मजदूरों के, क्योंकि कटाई तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही पूरी फसल को काट लेनी होती है ना, इसलिए इनको कटाई के समय मजदूरों की आवश्यकता होती है। निराई और गुराई के समय तो ये अब खुद अपने परिवार के लोग के साथ मिलके ही पूरा कर लेते हैं। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है जिससे उसके जैसे किसान को ज़रूरत से कम आदमी से ही काम चलाना पड़ता है। मजदूरी बढ़ जाती है तो बड़े किसान मजदूरों को ले जाते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, और इनके जैसे जो छोटे किसान होते हैं उनको कम आदमी से ही अपना काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वो मुर्गी फार्म भी चलाता है। ये खेती भी करते हैं और इसके साथ ही मुर्गी फार्म भी चलाते हैं, जिससे होने वाली आय से दैनिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को बैंक का कर्जा चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। अगर ये समय पर कर्ज नहीं देंगे तो बैंक फिर उनको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा कि आपने तो समय पर लोन चुकाया नहीं, तो इसलिए इनको फसल जल्दी बेच के और लोन भी चुकानी है। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है।
उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद बीज कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। हमने ललन से जाने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना था। चलिए अब आगे ये लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कृपा शंकर एक सीमांत किसान है। तो सीमांत किसान होने के लिए कितने भूमि की आवश्यकता है? सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, वो सीमांत किसान होते हैं, ठीक है ना। तो ललन के घर के पास में ही कृपा शंकर का भी घर है, अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेच कर लौट रहा था। देखिए, ललन ने तो फसल नहीं बेचा है, लेकिन ये तो अपना फसल भी बेच चुके हैं। तो इन्होंने क्यों बेचा होगा वो देखते हैं। वह हमें अपने घर ले गया। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपको अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा। कृपा शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसे की ज़रूरत है। खेती से साल भर का खर्चा नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। मतलब इन्होंने घरेलू खर्चा भी इनका नहीं हो पाता पूरा, इसलिए इन्होंने कर्ज लिया था, और उस कर्ज को पूरा करने के लिए इन्होंने फसल को अच्छे दाम मिलने से पहले ही जल्दी ही बेच दिया। ठीक है। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन है। उनके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण भी नहीं है। उनके पास 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए खाद बीज और कीटनाशक सब उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वो 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वो अपनी फसल जल्दी बेच देता है। पैसों की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं करता। इनके पास पैसे की कमी होती है और ये स्टोर नहीं करते अपना फसल, और जल्दी ही इसको बेच के और कर चुका देते हैं, ठीक है। खेतों से गुजरते हुए उन्होंने पूछा कि इस साल तुम्हारी फसल कैसे हुई? कृपा शंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुए हैं, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 कुंटल ही गेहूँ हुआ है। कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। मतलब इनको बैंक की तरफ से या डाकघर होता है उसके तरफ से इनको कर्ज नहीं मिल पाता है, उनमें परेशानी होती है, इसीलिए इनको साहूकार या महाजन से जाके कर्ज लेना पड़ता है, जिनका ब्याज गांव में ऊंचा ब्याज मिलता है, ठीक है। ऊंचे ब्याज पे कर्ज दिया जाता है। इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस न की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस कर पाना संभव नहीं होता। के पास ज़मीन कम होती है, इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते। कृपा शंकर की परेशानी को हम समझ रहे थे। हमने उसे पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर का गुजारा कैसे होगा? कृपा शंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं। आसपास के गांव से चावल खरीदने में मदद करते हैं। मतलब कृपा शंकर चावल मिल पर भी काम करते हैं। कृपा शंकर के पास 2 गाय 1 भैंस भी है, जिसका दूध और दुकानदारों व सहकारी समिति को बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त होता है। मतलब ये गाय और भैंस भी पालते हैं, इनका दूध का भी काम है, तो उससे भी कुछ पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। कृपा शंकर सीमांत किसान हैं। उन्हें अपनी ज़मीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता। उन्हें दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। मतलब ये क्या क्या करते हैं, खेती करते हैं एक तो, और फिर मिल पर भी काम करते हैं, दूसरे के खेत में भी काम करते हैं, और दूध होता है उसका भी ये प्रोडक्शन कर बेचते हैं, और इनको कर्ज भी लेना पड़ता है, ठीक है। ये सब
परेशानियों के बारे में डिस्कस किया गया। अब चलिए आगे देखते हैं। एक बड़े किसान प्रमोद, एक बड़े किसान होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? 10 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, उसे बड़े किसान की कैटेगरी में रखा गया है। प्रमोद शुक्लपुरा गांव का एक बड़ा किसान है, उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिसके पास 30-40 एकड़ तक ज़मीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाता है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवाकर घर में रखवा रहा था। नमस्कार करते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोले, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है, जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। पुनः वह बोला, आप तो जानते हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है जिससे भाव कम मिलता है। मतलब कटाई के समय है तो सभी लोग के पास लगभग गेहूं रहता है, उस समय भाव कम दाम में ही गेहूं बिकता है। और ये क्या करेंगे कि गेहूं स्टोर करके रखेंगे और जब दाम बढ़ेगा गेहूं का तब बेचेंगे। इनके पास स्टोर करने का भी जगह है और ये इनको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी बेचनी भी नहीं पड़ेगी, इसलिए ये स्टोर करके रहेंगे। प्रमोद को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, साथ ही इनके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। ठीक है। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ता के लिए कहा। चाय के साथ साथ प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कई चीज़ें खरीदी है और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है और मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है। मतलब इनके पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर वगैरह है, तो इनको जो मजदूर काम करेंगे उस काम में इनको मतलब मशीन से मदद मिल जाएगी, तो मजदूरी के लिए इनका जो पैसा है उसमें बचत हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है। अब बचे पैसे से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। हम जब प्रमोद के यहाँ से चले तो के जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उनके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें, खाद, बीज, दवा में कोई कमी नहीं होने देता। इस सब चीज़ों के लिए उसे उधार कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने से लेकर खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने की सोच पाते हैं। वे सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्य को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इसे हलवाहा कहते हैं। मतलब बड़े जो किसान होते हैं वो साल भर के लिए अपने खेत का देख रेख करने के लिए मजदूर रखते हैं, कि जैसे खेत में घास वगैरह हो गया उसको हटाने के लिए मजदूर हमें ये साल भर इनके पास रहते हैं, इन्हें हलवाहा कहते हैं। ठीक है। प्रमोद जैसे बड़े किसान खेती के साथ ही चावल की मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारी को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वो अपने खेतों में बागवानी भी करता है, ये बागवानी भी करते हैं। ठीक है। संतोष एक कृषक मजदूर, ये एक मजदूर है। संतोष के बारे में एक कहानी बताया गया है, तो देखते हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कृषक कार्य में मजदूर लगे हुए हैं और यहाँ खेती का काम नहीं रहने पर ईंट भट्टे में काम करते मजदूर। मतलब खेती तो पूरे साल नहीं होती है ना, जैसे कुछ महीने खेतों में काम होता है और बाकी समय तो लोग के पास कोई काम नहीं रहता, तो वो क्या क्या करते हैं, खेती जब नहीं रहती तो कहीं भट्टी में काम कर लिया, किसी के मिल पे काम कर लिया, किन्हीं के दुकान पे काम कर लिया, इस तरह अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। शुक्लपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है। जैसे
गेहूँ अगर पक गया तो उसको जल्दी से काट के खेत से हटा के रखना होगा ना, क्योंकि अगर पक गया तो उसकी बालियाँ जो है वो छूटने लगेगी, गिर जाए, खेत में ही गिर जाएगा, और चिड़िया वगैरह भी चुग के उस दाने को कम कर देंगे, तो वैसे में किसानों को नुकसान हो जाता है। इसलिए उसको समय पर काट के स्टोर करना होता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती, और कृषक मजदूर कहलाते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती वो मजदूरी करते हैं, उनको कृषक मजदूर कहते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह से दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसल की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। मतलब बुआई और जब कटनी होती है तो इनको काम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन साल भर बुआई और कटनी तो नहीं चलती है ना, साल में 2 बार ही चलती है बुआई और कटनी, तो उन दोनों समय तो इनको काम मिल जाता है आसानी से, अच्छी हो जाती है इनकी कमाई। परंतु जब वो नहीं रहता कटनी और बुआई, तो फिर उनको काम नहीं मिल पाता, तो वो कहीं पे और जाके काम करते हैं। जैसे ईंट की भट्टी में काम कर लिया, ऐसे काम की तलाश में गांव से शहर पहुंचते मजदूरी, गांव से शहर आके काम की तलाश करते हैं। ठीक है, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिल जाता है और बाद में नहीं के बराबर मिलता है। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चे के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरे के घर में काम करती है। मतलब संतोष जो है वो जैसे शहर में घर बन रहा है तो वहाँ चला गया, मजदूरी कर लिया, वहाँ से पैसे अर्न करता है। फिर उसकी पत्नी है वो दूसरे के घर में काम करके पैसे कमाती है। वे लोग गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष का लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया। कुछ परिवार को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में के बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़े पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजर नहीं होता। इस कारण वे गैर कृषि कार्य, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये सब गैर कृषि कार्य है। ठीक है, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू, ईंट, सूप, पंखा, चटाई, ये सब गैर कृषि कार्य के अंदर आता है। और ये सब गांव के कुछ परिवार जिनको काम नहीं मिलता है वो करते हैं। वो अपना जीवन यापन इन्हीं कार्य को करके और इन्हीं सामान को बनाकर बेच के करते हैं। ठीक है, गैर कृषि कार्य में जैसे यहाँ पे हस्तशिल्प दिया गया है, मिट्टी से कुछ खिलौने वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे ये लकड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिलाई कर रहे हैं, यहाँ जरी गोटा लगाने का काम कर रहे हैं। तो जिनको काम नहीं मिल पाता, जो खेती नहीं करते हैं, वो ये सब कार्य करके अपना जीवन यापन, अपनी आजीविका चलाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपया उधार लेते हैं। मतलब वो अपने स्वतंत्र रूप से फसल को नहीं बेच पाते हैं, जिनसे रुपया उधार लेते हैं उन्हीं को अगर उनकी फसल अच्छी हुई तो वो उनसे कम दाम पे ही सामान ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौड़ी, पंखा आदि बनाकर आजीविका चलाते हैं।
ठीक है। इन हस्त निर्माण सामानों को गाँव में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। मतलब वो हस्तशिल्प मतलब जो मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, लोहार जो भी बनाते हैं, हाँ, वो सब गांव में ही बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। गांव के कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़े पर जरी और गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान और अनाज का व्यापार करने के अलावा इस ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। ठीक है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। तो हमने देखा कि गांव में कैसे जीवन यापन करते हैं, उसमें क्या परेशानियां होती हैं। कोई बड़े किसान है, कोई छोटे किसान है, कोई मध्यम, कोई सीमांत किसान है, कोई कृषक मजदूर है, कोई हलवाहा है। इस तरह जीवन यापन करते हैं गांव के लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी है।